So these are the questions of cell biology. First, the topic is prokaryotic archaea and eukaryotic cell structure. First question. Archaeal cell membranes contain lipids that are. So archaea जो होते हैं, if I talk about archaea, ये वो organisms होते हैं which live in extreme conditions. ठीक, और अगर ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं तो इनका जो भी मेम्ब्रेन होना चाहिए वो होना चाहिए एक्सट्रीम स्टेबल. इफ़ आई टॉक अबाउट द सेल मेम्ब्रेन, इट शुड बी वेरी स्टेबल. ठीक है, और अगर हमें चाहिए कि मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, इन दैट केस व्हाट वी शुड थिंक ऑफ, तो हमें देखना चाहिए कि जो भी लिपिड्स वहाँ प्रेजेंट है उनमें जो भी बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने चाहिए. सो ईथर बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कंपेयर टू द ईस्टर बॉन्ड. सो येस, दैट इज़ वाई आर्कियल सेल मेम्ब्रेन्स दे हैव ether linked in the lipid membrane there, and as well as they have a branched alkyl chains, because अगर ब्रांचिंग रहेगी हम पे प्रॉपर तरीके से तो वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को बाइंड करके रखेंगे. ठीक है, सो इफ द नॉर्मल इज समथिंग लाइक दिस. अगर हम बात करते हैं ब्रांचिंग की, तो ब्रांचिंग में यहाँ पे ब्रांचिंग जो हमको देखने को मिलती है कुछ इस तरीके से. ठीक है, सो येस, सो आर्कियल सेल मेम्ब्रेन दे हैव लिपिड्स एंड दैट लिपिड्स दे आर एक्चुअली ईथर लिंक्ड एंड दे हैव ब्रांच्ड, एंड दीज एक्स्ट्रा फीचर्स आर देयर because this will give them extra stability for their cell membrane. Okay, next question. So that's it. Next part, biological membranes or plasma membrane. First question, amongst the following statements about biological membrane the incorrect one. ठीक है, तो biological membranes जो होते हैं इनमें से कौन से पॉइंट जो उसके बारे में incorrect है. So first point states that they are covalent assemblies of lipids and proteins. नहीं, वहाँ पे आपके covalent जैसे strong bonds present नहीं होते हैं. That is why this is the incorrect statement and that is why ये हमारा correct आंसर होगा. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, दे फॉर्म सिलेक्टिवली परमिएबल बैरियर. यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. बिल्कुल वहाँ पे बैरियर्स बना के रखते हैं. ओनली द मॉलिक्यूल्स विच आर रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत होती है, जो अच्छे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हीं को वहाँ पे एंट्री मिलता है, और जो भी टॉक्सिन्स वगैरह मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है. वो सिलेक्टिवली परमिएट करते हैं. कुछ आयंस, कुछ गैसेस को ही वहाँ से आने दिया जाता है, कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को ही वहाँ से आने दिया जाता है, बाकी किसी को भी रैंडमली एंट्री नहीं मिलती है. दे मे हैव चैनल एंड पम्प्स. येस, दे हैव चैनल्स. येस, दे हैव पम्प्स. ये आपके होते हैं सारे, ये यूज़ होते हैं ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स में. जो भी आयंस होते हैं, मॉलिक्यूल जिनको भी उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, ये सारे इन चैनल्स और इन पंप्स के थ्रू ही वहाँ से ट्रांसपोर्ट कराए जाते हैं. एंड मेम्ब्रेन्स, येस, दे शो फ्लूइड लाइक बिहेवियर, बिकॉज उनके पास जो भी लिपिड होता है, लिपिड जो रहता है वो फ्लूइड लाइक बिहेवियर शो करता है. दैट्स वाई वी ऑल्सो कॉल द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन दैट इट इज़ क्वासी फ्लूइड. दैट इज इट अपीयर्स लाइक अ फॉल्स फ्लूइड. ओके, सो दिस बाकी सारे पॉइंट्स तो बिल्कुल सही लग रहे हैं हमको, एंड आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वही हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज अ न्यूमेरिकल एंड दिस इज द होल सोल्यूशन पार्ट. आई जस्ट या सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व. एंड यस, हमें पूछा गया था रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ दिस मोनोलेयर टू दैट ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इज. सो येस, जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमें द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ मोनोलेयर टू दैट ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स, उन्हें हमें वैल्यूज़ दी थी, तो उसका आंसर हमारा 1.5 आता है. दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट, अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीड द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग आइदर फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन or temperature on the transport of solutes across liposomal membranes. From these studies the students arrived at the following conclusions. तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ चेंजिंग आइदर फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन. तो हमको पता है कि जब भी मेम्ब्रेन्स होते हैं, मेम्ब्रेन के वहाँ पे बहुत सारे आपके फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर देयर. देयर इज फॉस्फोटाइडल कोलिन, फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमीन, फॉस्फोटाइडल एनोसिटॉल, फॉस्फोटाइडल सीरीन, ऐसे बहुत सारे होते हैं. तो इनको जो है स्टडी किया गया था. उसके बाद क्या पता चला था कि उन्होंने क्या किया, इनके कॉम्पोजिशन को उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके देखा कि अगर हम चेंज करेंगे तो क्या चेंजेस हम लोग को ऑब्जर्व हो सकते हैं. दे चेंज आइदर द फॉस्फोलिपिड कॉम्पोजिशन और द टेम्परेचर. उन्होंने टेम्परेचर को भी वहाँ पे चेंज करके रखा है, चेंज करके उन्होंने चेक किया है. on the transport of solutes across liposomal membrane. So when we change the phospholipid composition और when we change the temperature, उसके बाद उसकी वजह से क्या इफेक्ट होता है सॉल्यूट्स पे, ये हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है. स्टूडेंट्स को जो कुछ कंक्लूजन्स मिले थे, लेट्स अंडरस्टैंड क्या कंक्लूजन है. पूछा क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. हमको इनकरेक्ट पूछा गया है यहाँ पे स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट्स क्या
बोलता है, इंक्रीज इन सैचुरेशन ऑफ हाइड्रोजन चेन लीड्स टू एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। नहीं, ऐसा क्यों होगा? अगर सैचुरेशन वहाँ पे बढ़ रहा है, अगर सैचुरेशन वहाँ पे हमारा अगर सपोज इंक्रीज़ हो रहा होगा तो सेल मेम्ब्रेन तो उससे और ज़्यादा टाइटन हो जाएगा, है ना। सेल मेम्ब्रेन जो रहेगा वो और ज़्यादा वहाँ पे प्रॉपर फॉर्म हो जाएगा, और अगर वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन आपका उस तरीके से सैचुरेट हो जाता है तो वहाँ से जो भी डिफ्यूजन का रेट रहेगा वो भी कम हो जाएगा। सो इंक्रीज़ नहीं होगा, ये डिक्रीज़ होगा। दैट्स वाई आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो गलत है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिक्रीज द टेम्परेचर टू 5 डिग्री सेल्सियस लेड टू डिक्रीज एट द रेट ऑफ पोटेशियम ट्रांसपोर्ट। यस, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, बच्चा देखो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो जाएगी एंड ट्रांसपोर्ट जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाता है। पर जब टेम्परेचर को कम किया जाता है तो जब भी आपका मेम्ब्रेन रहता है वो काफ़ी ज़्यादा सैचुरेट, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और उस कंडीशन में जो भी आपका ट्रांसपोर्ट रहता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल हमारी सही हो जाएगी। ठीक, इंक्रीज इन द हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ डिड नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट मीडिएटेड बाय ग्रामेसिडिन अ चैनल आइनोफोर। ठीक है, हमने क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो भी आपका हाइड्रोकार्बन का चेन लेंथ उन्होंने इंक्रीज़ किया था, ठीक है, दे इंक्रीज द हाइड्रोकार्बन चेन लेंथ, बट उसका कोई इफेक्ट नहीं था। किस पे उसका इफेक्ट नहीं था? ऑन द ट्रांसपोर्ट मीडिएटेड बाय ग्रामेसिडिन। अब यहाँ पे आइनोफोर की बात की जा रही है, तो बच्चा यहाँ पे तो हमारा एक प्रोटीन आ चुका है ना, हमारे यहाँ पे प्रोटीन आ चुका है। अगर हम एक ट्रांसपोर्टर हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये एक ट्रांसपोर्टर है आपका। तो अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ पे प्रेजेंट है तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू ही हमारा जो भी सब्सटेंस है वो वहीं से मूव हो रहा है एक तरीके से। तो अगर इस केस में अपने हाइड्रोकार्बन की चेन को इंक्रीज़ किया डिक्रीज़ किया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आपको जो मूवमेंट होना है वो मूवमेंट हमारे इस ट्रांसपोर्टर से होना है, ना कि हमारे मेम्ब्रेन से किसी का मूवमेंट होना है। ठीक है, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हियर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर बी, जो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा। बाकी के जो सारे स्टेटमेंट्स हैं हमारे वो करेक्ट स्टेटमेंट। लास्ट स्टेटमेंट में क्यों सही है ये, बिकॉज वो उन्होंने क्या बोला है कि मूवमेंट तो हम एक ट्रांसपोर्टर से करा रहे हैं, है ना, बट वो बोला जा रहा है कि वहाँ पे चेन लेंथ की बात की, तो चेन लेंथ को अगर आप चेंज भी करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा जो भी मूवमेंट होना है सब्सटेंस का वो आपके ट्रांसपोर्टर प्रोटीन से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स विल नॉट फॉर्म अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। तो ये सारे जो भी होते हैं आपके फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमीन, सेरिब्रोस्फाइड एंड स्फिंगोमाइलिन, ये सारे आपके एक तरीके के मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं। ठीक है, सम दीज आर सम फॉस्फोलिपिड्स है, इसमें से एक आपका ग्लाइकोलिपिड होता है, ये आपके फॉस्फोलिपिड्स है। सम आर ग्लिसरॉल बेस्ड फॉस्फोलिपिड, ये आपका स्फिंगोसिन बेस्ड फॉस्फोलिपिड होता है। बट आपका जो ट्राईअसाइल ग्लिसरॉल होता है, ये कोई भी लिपिड ऐसा, इस नाम का कोई भी लिपिड एग्जिस्ट नहीं करता है हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में। बाकी के सारा जो भी फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमीन, सेरिब्रोसाइड, स्फिंगोमाइलिन, सारे जो है ये लिपिड्स है जो मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इनमें से कौन सी बातें जो हैं ये सही है अबाउट द फ्लूइडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड बायलेयर। इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड चेन डिक्रीजेज द फ्लूइडिटी। येस, एब्सोल्युटली करेक्ट इज दिस, बिकॉज अगर आप फैटी एसिड की चेन को साइज़ को अगर आप इंक्रीज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप उसकी चेन को इंक्रीज़ कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, लॉन्ग फैटी एसिड चेन का मतलब होता है नाउ बेटर सैचुरेशन, मतलब कि अभी क्या हो जाएगा, अभी सैचुरेशन जो रहेगा वो भी यहाँ पे अभी इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर सैचुरेशन बढ़ रही है तो फ्लूइडिटी क्या हो जाएगी, अभी डिक्रीज हो जाएगी, जो इस पॉइंट में बोला गया है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है, इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इंक्रीजेस फ्लूइडिटी। नहीं, क्यों इंक्रीज होगा, बिकॉज अगर हम बात करते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन की, सपोज हमको पता है कि जो भी लिपिड की बायलेयर होती है वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होती है। बायलेयर होता है तो दिस इज द वन लेयर एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट बायलेयर। ठीक, अब अगर हम बात कर रहे हैं बायलेयर की, तो कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो कोलेस्ट्रॉल आपका यहाँ कहीं पे प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो यहाँ कहीं पे प्रेजेंट रहता है, एंड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है ये क्या करता है, तो ये हमारे मेम्ब्रेन को और ज़्यादा स्टेबल बनाता है ताकि मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी जो है वो कम हो सके। इसमें क्या बोला गया है कि इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल से फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। नहीं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होता है तो फ्लूइडिटी जो रहती है यहाँ पे भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा तो लिपिड विल नॉट बी फ्लूइड, कि वो यहाँ वहाँ भटकेगा नहीं, वो बिल्कुल एक जगह पे ही प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट रहेगा। दैट्स वाई हमारा जो क्यू ऑप्शन है ये हमारा एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ सिस
इंक्रीजिंग प्रपोर्शन ऑफ सिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इंक्रीजेस फ्लूइडिटी। यस, आपका जहाँ पे सिस आता है वहाँ पे फ्लूइडिटी जो रहती है वो इंक्रीज होती है, तो आपका आर भी बिल्कुल सही है। लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंक्रीज प्रपोर्शन ऑफ ट्रांस, तो ट्रांस से भैया इंक्रीज नहीं होता है, ट्रांस से जो रहता है वो आपका फ्लूइडिटी डिक्रीज होता है। ठीक है, ट्रांस में जो रहते हैं हमारा कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं उसे, तो यहाँ पे फ्लूइडिटी जो रहती है ये अभी कुछ अलग तरीके से देखने को मिलेगी हमें। सो नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस, बट देखा जाता है कि आपका जब ट्रांस रहता है तो यहाँ पे फ्लूइडिटी जो रहती है वो इंक्रीज नहीं होती है, वो डिक्रीज हो जाएगी। सो येस, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पी एंड आर, एंड दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोइंग इकोलाई सेल्स व्हेन शिफ्टेड फ्रॉम 37 डिग्री टू 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन देयर मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी बाय मॉडिफाइंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स। ठीक है, इकोलाई जो सेल था वो पहले ग्रो करता था 37 डिग्री सेल्सियस पे, अभी उसको हमने मूव किया है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या हो गया है, अभी वो गया है टू द कोल्डर एनवायरनमेंट। ठीक है, पहले 37 पे था, अभी वो 20 पे गया, मतलब कि वो भी एक कोल्ड टेम्परेचर वाले एनवायरनमेंट में गया है। उसको वहाँ जाके टेम्परेचर की फ्लूइडिटी मेंटेन करनी है, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी मेंटेन करनी है, तो वो कौन से पैरामीटर्स को चेंज कर सकता है। सो इकोलाई सेल है, इकोलाई सेल के पास फैटी एसिड की चेन लेंथ को अगर वो बढ़ा देगा तो फिर उसका एकदम बराबर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वो करा सकता है वहाँ पे अनसैचुरेशन, ताकि क्योंकि अभी जब कोल्डर रीजन में जाता है ना तो मेम्ब्रेन जो रहता है वो आपका और ज़्यादा फ्रीज हो जाता है और ज़्यादा वो स्टेबल होने लगता है। बट अगर आप उसको अनसैचुरेट कराओगे तो इससे क्या कर सकता है, तो अपनी मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को वो मेंटेन करा सकता है। ठीक है, कैन नॉट मेंटेन तो सवाल ही नहीं उठता है। फैटी एसिड अनसैचुरेशन तो नहीं, फैटी एसिड की हम चेन लेंथ को बढ़ा या कम कर सकते हैं। फर्स्ट में बोला जा रहा है कि फैटी एसिड चेन लेंथ एंड स्टेरॉल कंटेंट, स्टेरॉल तो इनमें होता ही नहीं प्रेजेंट है, स्टेरॉल तो सिर्फ एनिमल्स में होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाकी फंजाई में अर्गोस्टेरॉल होता है, प्लांट्स में दूसरा स्टेरॉल होता है, बैक्टीरिया के पास कोई भी स्टेरॉल कंटेंट नहीं होता है, तो वो इसको कंट्रोल भी नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर द क्वेश्चन फ्रॉम द सेकेंड टॉपिक. So the next questions are from this topic, membrane transport. First question, transport activities in cell membranes are carried by, it can be carried by lipids, proteins. Yes, it can be carried by lipids as well, जो डिफ्यूजन से हो जाएगा. प्रोटीन्स कहाँ पे काम आएगा, तो प्रोटीन्स काम आता है हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एज वेल एज इन सम ट्रांसपोर्ट्स एज वेल. ओके, सो बट सेकेंड पार्ट क्या बोला गया है, वेयर एज फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स इज मेंटेन्ड बाय, सो फ्लूइडिटी जो रहती है उसको हमेशा मेंटेन करता है लिपिड्स. न्यूक्लिक एसिड्स नहीं कर सकता है, प्रोटीन्स जो रहता है तो बिल्कुल भी नहीं करता है यहाँ पे. तो अगर हमको बात करना है फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन की, तो ये आपका सिर्फ लिपिड ही इसका करेक्ट आंसर हो सकता है. दैट्स फॉर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4. बिकॉज ट्रांसपोर्ट तो भाई कोई भी करा सकेगा, ट्रांसपोर्ट लिपिड्स भी करा सकता है, जो भी होते हैं आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स और सम गैसेस, ये सारे हमारे लिपिड से मूव हो सकते हैं. एंड प्रोटीन से आपके जो भी लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ओके, सम लार्जर मॉलिक्यूल्स और ऑल द पोलर मॉलिक्यूल्स या फिर आयन जो होते हैं वो बिल्कुल यहाँ से इन प्रोटीन से मूव होते हैं. ये प्रोटीन जो रहते हैं ये आपके पंप या फिर चैनल का काम करते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आपका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 4 रहेगा. बिकॉज न्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन फ्लूइडिटी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपका लिपिड ही होता है जो कंट्रोल कर सकता है फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, erythrocyte glucose transporter specifically transports glucose down its concentration gradient and exhibits hyperbolic saturation kinetics. This is an example of, okay, बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है. ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात की जा रही है, ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को डाउन इट्स कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. मतलब क्या, तो यहाँ पे हो रहा है मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, तो ये एग्जांपल है आपके पैसिव मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का. यहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अलोंग द ग्रेडियंट जो रहता है वो मूव होता है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज कैटालाइज्ड बाय द फॉस्फोलिपिड ट्रांसलोकेटर्स इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन. सो येस, जब भी हमें कुछ चीज़ ट्रांसलोकेटर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे होता है आपका फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट. इसका मतलब क्या होता है, तो अगर ये इस तरीके से लिपिड की बायलेयर प्रेजेंट है आपकी 1 2 3 समथिंग लाइक दिस, तो कभी कभी क्या हो सकता है, तो एक लिपिड जो पहले यहाँ प्रेजेंट था, ठीक है, एक लिपिड जो यहाँ पे प्रेजेंट था, वो हो सकता है कि मूवमेंट से क्या हो जाए, वो भी इस डायरेक्शन में आ जाए.
तो क्या होता है यहाँ पे लिपिड जो रहता है, बाइलेयर वाली जो लिपिड रहता है वो यहाँ से इस तरफ मूव हो सकता है। अगर वो आउटसाइड से इनसाइड आता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लिप मूवमेंट, अगर अंदर से बाहर जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्लॉप मूवमेंट। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप का मतलब यही होता है कि लिपिड जो है वो बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. These are the questions for protein sorting. First question, proteins that help other proteins to fold correctly is, तो chaperones जो होते हैं, chaperones आपके proteins होते हैं। तो जब भी राइबोसोम्स पेप्टाइड चेन बनाते हैं तो यहाँ पे राइबोसोम्स जो होते हैं वो आके यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और ये हेल्प करते हैं प्रोटीन को प्रॉपर तरीके से फोल्ड करने में। ठीक है, आपके प्रोटियोसोम्स में तो प्रोटीन ब्रेक होता है, यूबिक्विटिन जो होता है ये आपका प्रोटीन को डिग्रेड कराने के लिए हेल्प करता है। अगर सपोज कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा तो यहाँ पे आके आपका यूबिक्विटिन जो रहता है उसको ऐड किया जाता है एंड नाउ दिस इज़ अ सिग्नल कि इसको जाके अभी हमको डिग्रेड करवाना है, इसको हमको जाके प्रोटीजोम में भेजना है ताकि इसका जो है वो ब्रेक हो सके। सो फॉर करेक्ट फोल्डिंग जो है हम लोग चैपरॉन्स को यूज़ करते हैं ताकि प्रोटीन आपका एकदम प्रॉपर तरीके से 3D स्ट्रक्चर में जो है वो जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द एन टर्मिनल 21 अमाइनो एसिड्स वेर मिसिंग फ्रॉम अ माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन, इट्स सेलुलर लोकेशन आफ्टर द सिंथेसिस विल बी। ओके, सो अभी क्या हो रहा है, हमको पता है कि जो भी प्रोटीन होता है, प्रोटीन का चेन होता है, उसका एक होता है एन टर्मिनस और एक होता है सी टर्मिनस। अगर आपका जो एन टर्मिनस होता है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है सिग्नल पेप्टाइड, यहाँ प्रेजेंट रहता है सिग्नल पेप्टाइड। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एन टर्मिनस के 21 अमाइनो एसिड्स मिसिंग है। अगर 21 अमाइनो एसिड्स वहाँ से मिसिंग रहेंगे तो बच्चा वहाँ पे सिग्नल पेप्टाइड भी प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर वहाँ सिग्नल पेप्टाइड ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो वो अपने टारगेट ऑर्गेनल तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर वो टारगेट ऑर्गेनल तक नहीं पहुँच पाएगा तो वो प्रोटीन आपका रहेगा साइटोसोल में ही प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, उसको पता नहीं रहेगा कि उसको कहाँ पे जाना है। प्रोटीन तो बन जाएगा हमारा बट उसको पता ही नहीं रहेगा कि उसको एग्जैक्टली कौन से ऑर्गेनल में जाना है, तो साइटोसोल के साइटोसोल में ही हमेशा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो येस दैट्स वाई द करेक्ट आंसर साइटोसोल। इट विल नॉट गो टू माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही न्यूक्लियस में जाएगा ना ही मेम्ब्रेन में जाएगा, वो साइटोसोल के वहीं पे वो प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेज्ड बायोमटेरियल्स आर डिस्पैच्ड टू इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर लोकेशंस फ्रॉम। तो आपके जो भी बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो पैक होते हैं गोल्जी में। ठीक है, एक होता है हमारा न्यूक्लियस, इसके बाहर होता है ER प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्रोटीन बनता है हमारा। उसके बाद होता है गोल्जी प्रेजेंट होता है, उसका वहाँ पे होता है आपका ट्रांसफॉर्म प्रेजेंट होता है। उसके बाद में आपका एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, उसके बाद में उसका सिस फॉर्म प्रेजेंट होता है और फिर जो भी सिस फॉर्म प्रेजेंट रहता है वहाँ से आपका जो भी प्रोटीन आपका जो भी मटेरियल रहता है वो यहाँ से फिर बाकी के सारे जगहों में भेजा जाता है। ठीक ठीक, तो यहाँ पे पूछा गया है उन्होंने कि जो भी डिस्पैच होगा, आई एम वेरी सॉरी मैंने डायग्राम उल्टा बना दिया था, यहाँ होता है सिस गोल्जी एंड यहाँ पे होता है ट्रांस गोल्जी। ठीक है, तो क्या होता है, प्रोटीन बनता है न्यूक्लियस से हमारा RNA बाहर निकलेगा, RNA के ऊपर राइबोसोम्स आएंगे, राइबोसोम्स आके हमारे ER को अटैच होंगे, ER से वो गोल्जी में आएगा, फिर गोल्जी से आगे के मूव होते वेसिकल्स के अंदर वो ट्रांस गोल्जी में आता है और ट्रांस गोल्जी से फिर वो जाता है उनके रिस्पेक्टिव लोकेशंस में। ठीक है, ट्रांस गोल्जी में हमारा पूरा प्रोटीन बन के आता है, वहाँ से फिर वो जाता है उनके रेस्पेक्टिव ऑर्गेनल्स में, उनको भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स। येस, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है बहुत। ये होता है प्रोटीन और RNA का कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोटीन DNA नहीं होता है। प्रोटीन RNA कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व इन स्प्लाइसिंग भी नहीं, सेल साइकिल भी नहीं। ये प्रोटीन सॉर्टिंग में यूज़ होते हैं आपके SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स, जो प्रोटीन सॉर्टिंग में हेल्प करते हैं कि प्रोटीन तो हमारा बन चुका है, गोल्जी में पैक भी हो चुका है, बट उसको एग्जैक्टली कहाँ जाना है, प्रोटीन किस ऑर्गेनल का है, लाइसोसोम का है, माइटोकॉन्ड्रिया का है, ER का है, वो एग्जैक्टली किस लोकेशन का है, तो आपके जो SRPs होते हैं वो उनको वहाँ तक रिक्रूट करने में हेल्प करते हैं, वहाँ तक उनको पहुँचाने में हेल्प करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन्स दे हैव अ प्रोटॉन पंपिंग ATPase। प्रोटॉन पंपिंग ATPase कहाँ पे होता है, तो ये होता है आपके बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, ये लाइसोसोम के मेम्ब्रेन में होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, प्लस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द वैक्यूलर मेम्ब्रेन। सो येस, इन सब जगह पे ये प्रेजेंट होता है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन द गोल्जी बिकॉज गोल्जी में सिर्फ पैकेजिंग हो रहा है, वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट इनर मेम्ब्रेन। वाई? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता तो है प्रोटॉन पंप, बट वो इस मेम्ब्रेन में नहीं होता है, वो उसके अंदर के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है।
ठीक, वो वहाँ के थायलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है, ना कि क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में होता है. सो दैट्स वाई CIM इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ओनली कैन बी ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द डोलिकॉल फॉस्फेट पाथवे. आपको जो डोलिकॉल फॉस्फेट पाथवे चलता है उसके बारे में कौन सी बातें यहाँ से सही की गई है. अल्फा 14 रेसिड्यू प्रीकर्सर ओलिगोसैकेराइड चेन इज सिंथेसाइज्ड इन द ER. यस, बिल्कुल ये ER के अंदर बनता है. सेकंड पॉइंट क्या बोलते हैं, सिंथेसाइज्ड इन गोल्जी. नहीं, गोल्जी में नहीं है, तो ER में ही बनता है. तो हमारा P जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है, Q जो है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. इट हेल्प्स इन एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन. यस, इस चेन की ये चेन जो रहती है ऐड होती है यहाँ पे, ये हेल्प करता है हमें इन ग्लाइकोसाइलेशन. तो बिल्कुल सही बात की गई है. इट हेल्प्स इन O लिंक्ड. नो, O लिंक पे नहीं, ये सिर्फ एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन में ही हमको हेल्प करता है. दिस इज अगेन इनकरेक्ट एंड दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. सो P and R जो रहेगा हमारा वो कहलाता है यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट. प्रोटियोजोम्स आर. प्रोटियोजोम्स के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हमको बताना कि इनमें से सही पॉइंट कौन सा है. Proteosomes, they are protein complexes which recognize and degrade ubiquitinated proteins. Yes, बिल्कुल प्रोटियोसोम्स जो होते हैं वो इस तरीके के सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं. बिल्कुल एक बैरल की तरह होते हैं ये. एंड यहाँ पे आपका जो भी प्रोटीन रहता है, सपोज़ कोई प्रोटीन है जो किसी काम का नहीं है, वो मिसफोल्डेड प्रोटीन हो सकता है, कोई गलत प्रोटीन हो सकता है जो कुछ काम तो करेगा नहीं पर वो हो सकता है किसी और का काम बिगाड़ ज़रूर सकता है. तो यहाँ पे प्रोटियोसोम्स के आपके बैरल्स होते हैं, बैरल्स के अंदर भेजा जाता है आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन्स को. एंड यहाँ से जो भी छोटे छोटे अमीनो एसिड के फ्रैगमेंट्स रहते हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं ताकि दे कैन बी रीयूज फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. ठीक है, तो प्रोटियोसोम बिल्कुल आपके प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो पहचानते हैं आपके यूबिक्विटिनेटेड प्रोटीन्स को. बिकॉज अगर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स है तो इनके ऊपर ऐड होता है यूबिक्विटिन. इनके ऊपर यूबिक्विटिन की चेन ऐड होती है एंड उसको पहचानना और उसको यहाँ तक लेके आना, ये काम आपका प्रोटियोसोम जो है ये करता है. लाइसोसोम्स नहीं होता है बिल्कुल. प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल तो वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होता है. इन्वॉल्व इन mRNA स्प्लाइसिंग, नहीं, ये यूज़ होता है आपके प्रोटीन को ब्रेक करने में, ना कि हमारे mRNA स्प्लाइसिंग में. इसके लिए आपके स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्सेस प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन O linked glycoproteins द ग्लाइकन पार्ट इज लिंक्ड टू द पॉलीपेप्टाइड. द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज इन्वॉल्व इन द लिंकेज इज. सिंपल पूछा जा रहा है कि आपके O linked में कौन इन्वॉल्व होता है. तो सीरिन एंड थ्रियोनिन जो रहते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे O linked ग्लाइकोप्रोटीन वाला इस पर्टिकुलर लिंकेज में, उनको हम यूज़ करते हैं, उस अमाइनो एसिड में हम लोग ऐड करते हैं O linked. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस लीड्स टू प्रोटीन डिग्रेडेशन. अगर आपके प्रोटीन के ऊपर ऐड है यूबिक्विटिन, तो दिस इज द प्रोटीन, इसके ऊपर ऐड है हमारा यूबिक्विटिन, अगर यहाँ पे एडेड है तो ही ये सिग्नल होता है कि इस प्रोटीन को भी डिग्रेड कराना चाहिए. मिथाइलेशन, एसिटिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इन सब से आपके एंजाइम्स एक्टिव या फिर इनएक्टिवेट हो सकते हैं, बट सिर्फ इस स्टेप से ही आपका प्रोटीन जो है वो भेजा जाता है फॉर डिग्रेडेशन टू द प्रोटियोसोम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोमल प्रोटीन टारगेटिंग टेक्स प्लेस थ्रू. तो क्लैदरिन कोटेड वेसिकल्स होते हैं. ठीक है, जो भी रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के अंदर क्लैदरिन की कोटिंग्स प्रेजेंट होती है. एंड ये क्लैदरिन कोटेड वेसिकल्स जो रहते हैं, ये कोटिंग वाला जो भी वेसिकल रहेगा, जो वेसिकल के बाहर क्लैदरिन की आपकी कोटिंग प्रेजेंट रहती है, ये हेल्प करती है लाइसोसोम के प्रोटीन को उनके टारगेट तक पहुंचाने के लिए. कॉप वाला यहाँ नहीं आता है, लाइपोसोम्स नहीं आते हैं. रिसेप्टर एंडोसाइट, ये तो प्रोसेस की बात कर रहे हैं ये लोग. उन्होंने क्या पूछा हमको कि प्रोटीन टारगेटिंग जो हो रहा है लाइसोसोम का वो किस तरीके से होता है. तो क्लैदरिन कोटेड वेसिकल्स में उनको पैक करा के वहाँ तक ले जाया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस टारगेट्स द प्रोटीन सिलेक्टिवली टू लाइसोसोम्स. हमें प्रोटीन को भेजना है लाइसोसोम तक, इनमें से कौन सा मॉडिफिकेशन उसमें किया जाएगा, कौन सा यहाँ पे सिग्नल ऐड करते हैं एग्जैक्टली कहाँ पे, जिससे आपका जो भी प्रोटीन है प्रॉपर वो लाइसोसोम तक ही जाएगा. फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, एडिशन ऑफ एन एसिटिल गैलेक्टोसामिन टू अ सीरीन रेसिड्यू. नहीं, सीरीन पे तो कोई ऐड नहीं होता है यहाँ पे. एडिशन ऑफ प्रिसाइज नंबर ऑफ मैनोस रेसिड्यूज टू द प्रोटीन, नहीं, आपके ऐड किए जाते हैं मैनोस 6 फॉस्फेट पे कुछ फॉस्फोराइलेशन जो है ये किया जाता है. मैनोस के रेसिड्यूज प्रेजेंट रहते हैं, उनके ऊपर हम फॉस्फेट ग्रुप जो रहता है उसको हम लोग ऐड करते हैं. तो ये भी बात आपकी बिल्कुल गलत हो गई है. थर्ड क्या बोलता है, फॉस्फोराइलेशन टू अ स्पेसिफिक मैनोस रेसिड्यूज टू मैनोस 6 फॉस्फेट. येस, मैनोस इज कन्वर्टेड टू मैनोस 6 फॉस्फेट. हाउ, बिकॉज वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप को
ऐड किया जाता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, एडिशन ऑफ पेप्टाइड सिग्नल सीक्वेंस टू द एन टर्मिनस। नहीं, यहाँ पे कोई एडिशन ऑफ अलग से सीक्वेंस ऐड नहीं किया जाएगा, डायरेक्टली वहीं पे हम एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हैं एंड उससे आपका प्रोटीन जो रहता है वो लाइसोसोम तक प्रॉपरली पहुंच जाता है, ठीक है। सो आपका थर्ड ऑप्शन जो वो बिल्कुल सही है। द ओलिगोसैकेराइड पार्ट ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स इज आइदर एन लिंक्ड और O linked, ठीक है। द अमाइनो एसिड रेसिड्यूज थ्रू विच दीज ओलिगोसैकेराइड्स आर अटैच्ड टू द पॉलीपेप्टाइड आर, सो यस, इनको ऐड कराते हैं हम लोग एस्पाराजिन एंड थ्रियोनिन से, ठीक है। ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ओलिगोसैकेराइड जो रहते हैं वह या तो एन लिंक्ड हो सकते हैं या तो ओ लिंक्ड हो सकते हैं। अगर एन लिंक्ड रहेगा तो लिंक के जो भी आपका जो भी शुगर ऐड किया जाएगा, ओलिगोसैकेराइड जो भी ऐड किए जाएंगे वो ऐड किया जाता है एस्पाराजिन पे। अगर ओ लिंक कराना है तो ऐड किया जाता है थ्रियोनिन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A mRNA coding for a secretory protein when translated using free ribosomes under the in vitro condition resulted in a 40 kilodalton protein, ठीक है। इन विट्रो अगर हम उसको हमने ट्यूब में बनाया है किसी भी, तो हमको मिलता है वहाँ से एक 40 किलोडाल्टन का प्रोटीन। द सेम mRNA when translated using the rough endoplasmic reticulum resulted in a 36 kilodalton protein, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है कि जब आप उसको फ्री राइबोसोम देते हो, वहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस केस में कोई भी वहाँ पे पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस केस में वहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन जो है ये नहीं हो रहा है। बट अगर आप उसको एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कराते हो यूजिंग सम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखा जाता है कि वहाँ पे कुछ प्रोटीन का साइज़ जो रहता है वो कम हो जाता है। 36 किलोडाल्टन का प्रोटीन ही हमारा बनता है, ओके। 36 किलोडाल्टन का प्रोटीन जो रहेगा वो हमारा बनेगा व्हेन वी आर यूजिंग दिस राइबोसोम्स, ठीक। तो पूछा गया कि जो भी डिफरेंस आया है यहाँ पे 2 का, ये किस वजह से आएगा, डिफरेंस क्यों आएगा। डिफरेंस पहले तो आया है आपके 4 किलोडाल्टन का आया है, 40 से 36 हुआ, मतलब कि आपको जो डिफरेंस है यहाँ पे वो है 4 किलोडाल्टन। यहाँ पे 2 बोला जा रहा है, हो ही नहीं सकता है कि 2 यहाँ से जाएगा 2 वहाँ से जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है सेल के अंदर। 1 फ्रॉम एन टर्मिनस, 3 फ्रॉम सी टर्मिनस, नो, इट्स नॉट डन लाइक दिस। 4 किलोडाल्टन फ्रॉम द एन टर्मिनस, येस, बिकॉज आपका अगर ER प्रेजेंट है तो वहाँ पे जो है हम लोग कराते हैं कुछ पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, जहाँ पे आपका जो भी सिग्नलिंग पार्ट या जो भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स प्रेजेंट रहते हैं उनको वहाँ से ब्रेक करके रिमूव कराया जाता है। तो वो पार्ट आपका रिमूव हुआ है फ्रॉम द एन टर्मिनस, दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, ओके, नॉट फ्रॉम द सी टर्मिनस, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यस, दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। So next we have the questions from cell organelles. Which one of the following organelle is enclosed by a single membrane? तो आपको जो राइबोसोम होता है पता मेम्ब्रेन ही प्रेजेंट नहीं होता है, इट डज नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है ये डबल मेम्ब्रेन होता है। सेंट्रोसोम तो भाई ऐसा कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे प्रेजेंट, तो आपका जो ER होता है सिर्फ वहीं पे होता है सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। हमें बताना है कि यहाँ पे हम कुछ ऑर्गेनल्स के नाम दिए गए हैं, हमको बताना है कि उसका एग्जैक्टली क्या यूज़ होता है। न्यूक्लियोलस जो है वहाँ पे बनता है आपका RNA, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है जहाँ पे हमारा होता है ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पे DNA से RNA बनता है। सेकेंड इज स्फेरियोसोम्स। स्फेरोसोम्स जो होता है यहाँ पे होता है लिपिड का स्टोरेज, यहाँ पे लिपिड को स्टोर करके रखती है हमारी बॉडी। पेरोक्सिसोम्स जो रहता है आपका यहाँ पे होता है ब्रेकडाउन होता है फैटी एसिड, जो भी बॉडी में फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो सारा ब्रेक होता है जाके आपके पेरोक्सिसोम्स के अंदर। इफ टॉक अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा, यहाँ पे होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस रहेगा, दैट्स द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेलुलर ऑर्गेनल विच फंक्शंस एज अ स्टोर फॉर कैल्शियम आयन्स, इट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्पेसिफिक अगर हम बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो जो भी रेटिकुलम रहता है वहाँ आपका कैल्शियम यूजुअली स्टोर्ड रहता है बोन्स के अंदर, बट जो भी आयंस के फॉर्म में जो रहते हैं कैल्शियम, दे आर ऑलवेज स्टोर्ड इनसाइड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर शेयर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इनमें से कौन कौन से फीचर्स जो है वो कॉमन है बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट। द एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग मेम्ब्रेन इज हाईली इन्वाजिनेटेड, येस, मतलब क्या है, तो जो भी आपका मेम्ब्रेन है ना, जहाँ पे सपोज अगर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो जो भी इनर मेम्ब्रेन रहता है वो काफ़ी इन्वाजिनेटेड होता है, उसमें काफ़ी सारी फोल्डिंग्स होती है। क्यों होती है फोल्डिंग, ताकि ATP जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बन सके, ताकि आपका जो भी हाई एनर्जी जो है वो यहाँ से बन सके। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी होते हैं बहुत सारे ग्रानम स्टोर्ड रहते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ग्रानम्स प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे, जहाँ पे होता है उनका भी ATP
सिंथेसिस, तो ये बात बिल्कुल सही होगी। क्लोरोप्लास्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनका मतलब क्या है? तो जो भी यहाँ का स्ट्रोमा पोर्शन जो भी यहाँ का मैट्रिक्स पोर्शन है, जो भी यहाँ का स्ट्रोमा पोर्शन है, इनका जो भी पीएच रहता है वो अल्कलाइन होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट। देयर नंबर पर सेल इज वेरिएबल, येस, उनका जो नंबर रहता है वो वेरी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेल। हो सकता है कहीं पे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा, हो सकता है कहीं पे कम ज़रूरत है तो वहाँ पे वो कम प्रेजेंट रहेगा। दैट्स वाई एज एवरी स्टेटमेंट इज करेक्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज P, Q and R. Then we have to match the cell organelles with their function. Let's start. Peroxisomes जो रहता है यहाँ पे तो होता है डिटॉक्सिफिकेशन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है यहाँ पे होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है आउटर मेम्ब्रेन, उनके पास में होता है इनर मेम्ब्रेन, और जो भी इनर मेम्ब्रेन रहता है वहाँ पे चलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहाँ से प्रोटॉन जो रहते हैं वो बाहर की तरफ पंप किए जाते हैं। तो यहाँ पे होता है आपका प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है, एंड ये फॉर्मेशन सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही देखा जाता है। राइबोसोम्स जो होते हैं ये कराते हैं हमारा प्रोटीन सिंथेसिस, एंड ल्यूकोप्लास्ट जो रहता है यहाँ पे स्टोर होता है सारा स्टार्च। ठीक है, सो यस आपका एस का आंसर 1 हो जाएगा, आर का 4 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so which one of the following is not common to both chloroplast and mitochondria? Chloroplast mitochondria जो रहते हैं we say that they have come from the endosymbiosis से आए हैं, वो एक्चुअली में some time back वो एग्जिस्ट करते थे एज इंडिविजुअल बैक्टीरिया, बट नाउ जो है वो अभी सेल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, उनका जो है वो काम करके देते हैं एक तरीके से। दे आर मेकिंग ATP फॉर, क्लोरोप्लास्ट इज मेकिंग ATP फॉर द प्लांट्स, माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारे लिए ATP बना रहा है। तो उनके बारे में कौन कौन सी बातें सही है, कौन कौन सी बातें गलत है? सो बोथ हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, बिल्कुल सही बात है। दोनों के पास प्रोटॉन पंप होता है, बिल्कुल सही बात है। दोनों के पास में इंडिपेंडेंट जीनोम होता है, येस, उनके दोनों के पास में होता है, उनका खुद का DNA जो रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। द ओनली थिंग विच इज़ नॉट कॉमन इज देयर इलेक्ट्रॉन डोनर एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अगर हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की तो डोनर होता है वाटर मॉलिक्यूल, एक्सेप्टर होता है NADP मॉलिक्यूल। अगर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की तो डोनर होता है आपका NADH एंड एक्सेप्टर होता है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, सो येस, सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, like this is the not a common point between the chloroplast and the mitochondria. Next question, in which one of the following options are the cellular compartment arranged in increasing order of the pH? तो हमको बताना है कि pH जो है हमको लोवेस्ट से हाईएस्ट तक जाना है, लोवेस्ट से हमको हाईएस्ट तक इसमें जाना है। तो लाइसोसोम में होता है सारा ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, तो लाइसोसोम का pH तो सबसे कम रहेगा। उसके बाद में आता है आपका गोल्जी का नेटवर्क आता है, देन आता है न्यूक्लियस, एंड देन आता है लास्ट में माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। लाइसोसोम में होते हैं सारे ब्रेकडाउन होते हैं, वहाँ का पीएच जो रहता है वो काफ़ी कम होता है, 3 से 4 के आसपास वहाँ का पीएच रहता है। सो यस, थर्ड इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वी हैव टू चूज द स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन रिस्पेक्टिवली। सो आपका जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है इसको तो कराता है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा डाइजेशन होता है इंट्रासेलुलर, इसको कराता है लाइसोसोम्स। यहाँ पे बहुत सारे आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमारे फूड को ब्रेक करने के लिए। देन इफ आई टॉक अबाउट द प्रोटीन सिक्रीशन, ये कराता है हमारा गोल्जी बॉडीज जो है वो कराते हैं प्रोटीन का सिक्रीशन कराते हैं। एंड मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक जो रहता है ये भी आपका गोल्जी ही संभालता है, ठीक है। गोल्जी ही रहता है जो आपके सारे मॉलिक्यूल्स को ट्रैफिकिंग करता है, उनको उनके रिस्पेक्टिव जगह तक पहुँचाता है। सो येस, 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। Which one of the following structure function pair is not correct? न्यूक्लियोलस में होता है RNA सिंथेसिस, बिल्कुल सही बात है। लाइसोसोम में होता है आपका इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यस, लाइसोसोम जो रहता है उसको हम सुसाइडल बैग बोलते हैं, जहाँ पे होता है सारा चीज़ों का ब्रेक डाउन होता है। ER में होता है आपका ग्लाइकोसाइलेशन, यस, ER में होता है आपका बहुत सारा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, और वी कैन ऑल्सो से इट को ट्रांसलेशनल। यहाँ पे होते हैं आपके को ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, या फिर यहीं पे होते हैं आपके पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस। तो यस, ग्लाइकोसाइलेशन जो रहता है वो बिल्कुल होता है आपके ER में। बट माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये कराते हैं आपके एक्टिन एंड मायोसिन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एक्टिन एंड मायोसिन। सो यस, फोर्थ जो रहेगा हमारा वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट रहेगा।
देन अगेन वी हैव दिस ऑर्गेनल्स एंड हमको उनके फंक्शंस बताना है कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ें कैरी आउट होती है. सो इफ यू टॉक अबाउट द ल्यूकोप्लास्ट, यहाँ पे तो स्टोरेज होता है आपके स्टार्च का. माइटोकॉन्ड्रिया जो रहता है वहाँ पे चलता है हमारा क्रेब्स साइकिल, जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल भी बोलते हैं हम लोग इसी को. गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो रहता है यहाँ पे होता है प्रोटीन का मॉडिफिकेशन एंड द टारगेटिंग. जो भी प्रोटीन की सॉर्टिंग करानी रहती है वो सारा काम होता है गोल्जी में. अगर हम बात करते हैं सेंट्रियोल की, तो यहाँ पे होता है आपका माइक्रोट्यूब्यूल का ऑर्गेनाइजेशन. जब भी सेल डिवीजन होना होगा, जब भी आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स फॉर्म होने होंगे, तो आपके सेंट्रियोल रीजन से ही ये शुरू होते हैं. सो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीज आर द क्वेश्चंस. Now the questions are from genome organization. First question, how many pair of autosomal chromosomes are there in normal humans? तो humans के पास में होते हैं pairs, होते हैं टोटल 23 pairs of chromosomes होते हैं. We have total 23 pairs of chromosomes. इसमें से जो 22 pairs होते हैं ये होते हैं आपके ऑटोसोम्स के, और जो एक पेयर होता है ये होता है सेक्स क्रोमोसोम का. ठीक है. सो यस, तो द करेक्ट आंसर इज 22 पेयर्स ओनली. उन्होंने पूछा हमको सिर्फ ऑटोसोम के बारे में पूछा गया है, तो आपका आंसर जो रहेगा वो 22 आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. The lack of linear correlation between the genome sizes and the genetic complexities among various species is known as C-value paradox. इसका मतलब क्या होता है? तो जो भी आपका कोरिलेशन है बिटवीन द जीनोम साइज एंड द जेनेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज़ अमंग वेरियस स्पीशीज़, जैसे कि जो भी ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमन की जो भी जीन का जो साइज़ रहता है वो काफ़ी बड़ा होता है, बट उसमें रहता है काफ़ी सारा जंक DNA प्रेजेंट रहता है. ठीक है. अगर हम बात करते हैं ह्यूमन की, तो ह्यूमन का जो भी DNA साइज़ रहता है, ह्यूमन का जो भी DNA साइज़ रहेगा ये काफ़ी बड़ा होता है, बट वहाँ पे होता है बहुत सारा जंक DNA. ठीक. तो अगर देखा जाए, तो अगर हम ये बात करें कि अगर DNA का साइज़ बड़ा है तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है. आपका DNA का साइज़ कितना भी बड़ा होगा, अगर उसमें काफ़ी सारा जंक DNA प्रेजेंट है, तो फिर वो किसी भी काम का नहीं रहेगा. तो इसी पैराडॉक्स को हम बोलते हैं C वैल्यू पैराडॉक्स. तो जो भी रिलेशन यहाँ पे नहीं बनता, लैक ऑफ कोरिलेशन जो बोला गया है, इसको हम बोलते हैं C वैल्यू पैराडॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ कोर न्यूक्लियोसोम इज 8. अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम की, तो यहाँ पे होते हैं, सो द नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन अ कोर न्यूक्लियोसोम इज 8. अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम्स की, तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होता है आपका H2A के डाइमर्स होते हैं, तो इसके यहाँ पे होते हैं 2 यूनिट. H2B जो होता है इसके भी होते हैं यहाँ पे 2 यूनिट. H3 होते हैं, इसके भी होते हैं 2 यूनिट, और H4 जो रहता है इसके भी होते हैं यहाँ पे 2 यूनिट. तो ऐसे हमारे पास में होते हैं टोटल 4 यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं. तो इसीलिए अगर यहाँ पे 4 अलग अलग आपके प्रोटीन्स बन रहे हैं, अगर 4 यहाँ पे चेन्स बन रहे हैं, तो आपके जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहेंगे आपके एक न्यूक्लियोसोम में, ये होते हैं टोटल 8. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास में होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और एक टाइप के यहाँ पे एक जो भी एक टाइप रहेगा उसके हमारे पास में 2 यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं. दैट्स वाई वी हैव दिस 8 यूनिट्स प्रेजेंट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम्स. हमें बताने कि आपको जो भी ह्यूमन क्रोमोसोम जो भी प्रेजेंट रहता है, इनमें से कौन सी बात सही है ह्यूमन क्रोमोसोम्स के बारे में, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से रहता है उसके बारे में कौन से पॉइंट्स इसमें से सही है. हिस्टोन्स दैट आर एसिडिक प्रोटीन. नो, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन. तो ये तो हमारा हो गया है इनकरेक्ट. हमको पूछा गया है ट्रू स्टेटमेंट. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA नहीं, हमारे पास होता है लीनियर DNA. तो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट. क्रोमाटिन दैट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड बेसिक प्रोटीन्स. येस, वी हैव अ DNA एंड वी ऑल्सो हैव दिस बेसिक प्रोटीन, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स. ठीक है. इनको हम बोलते हैं हिस्टोन्स. ये होते हैं हमारे बेसिक प्रोटीन्स. एंड वी ऑल्सो हैव दिस वी डोंट हैव दिस नॉन क्रोमोसोमल DNA. तो ये भी हो जाता है हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो ओनली द करेक्ट आंसर कैन बी ऑप्शन नंबर 3, दैट इज क्रोमाटिन दैट कंसिस्ट ऑफ DNA एंड बेसिक प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is a numerical. The DNA of an organism is 0.68 meters. What is the length of DNA in kilo basis? तो इसको हम सॉल्व करते हैं इस पर्टिकुलर तरीके से.
तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारा जो भी डीएनए अगर 0.68 मीटर का रहेगा तो उसका जो भी हमारा लेंथ रहेगा, अगर हम पूरे डीएनए के लेंथ की बात करते हैं, अगर हम उसको किलो बेस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2 × 10⁻⁻6 किलो बेसिस। एंड दीज आर द स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियोसोम्स आर कॉम्पोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोसोम्स जो रहते हैं वो बने होते हैं हमारे हिस्टोन से एंड डीएनए से। ये बिल्कुल सही बात है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स तो डीएनए या फिर न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होते हैं। आरएनए भी पार्ट नहीं होता न्यूक्लियोसोम का, ना ही आरएनए हिस्टोन नॉन हिस्टोन पार्ट होता है हमारे न्यूक्लियोसोम का। सो द ओनली करेक्ट आंसर हियर कैन बी द डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर द क्वेश्चंस। Next topic is cell walls, plant, animal and fungi. The common component in crustacean, exoskeleton and fungal cell wall is काइटिन। तो काइटिन जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है फंगल सेल वॉल में भी प्रेजेंट रहता है, एज वेल एज वो एक्सोस्केलेटन में भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आपके जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनके भी जो भी आउटर स्केलेटन रहता है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है आपका काइटिन। ओके, लिग्निन और सेलुलोज जो रहता है ये तो आपके प्लांट के होते हैं, ये प्लांट के सेल वॉल का पार्ट होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकन जो रहता है ये आपके बैक्टीरिया के सेल वॉल का पार्ट होता है। ठीक है, तो काइटिन जो रहेगा ये इकलौता ऐसा है जो फंगल सेल वॉल का पार्ट रहेगा इन चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें जो है वो बिल्कुल सही है। सेल्यूलोज सर्व्स अ स्ट्रक्चरल रोल। यस, ये जो है ये हमारे ये जो रहते हैं ये प्लांट के सेल वॉल को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, सही बात है। सेल्यूलोज इज अ ब्रांच पॉलीसैकेराइड, नहीं, इट इज़ अ लीनियर पॉलीसैकेराइड। ये बिल्कुल एक चेन फॉर्म में, सिंगल चेन फॉर्म में ये प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल एक लीनियर तरीके से ये प्रेजेंट रहता है। सेल्यूलोज इज अ होमोपॉलीसैकेराइड कॉम्पोज्ड ऑफ अल्फा 1,4 लिंक्ड, नहीं, यहाँ पे अल्फा 1,4 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था बीटा 1,4 लिंक्ड, तो जो आपके ऑप्शन 4 में दिया गया है। जो फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट हियर, यहाँ पे होता है बीटा 1,4 लिंक्ड। डी ग्लूकोज के यूनिट्स के रिपीट्स जो रहते हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट रहते हैं, एंड दीज डी ग्लूकोज दे आर जॉइंड बाय दिस बीटा 1,4 लिंकेजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ काइटिन आर। काइटिन जो है जो प्रेजेंट रहता है फंगल के सेल वॉल में, वहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर कंपाउंड ही जो रहता है उसके रिपीट्स वहाँ पे काफ़ी सारे प्रेजेंट रहते हैं, और वो चीज़ क्या होती है, तो वो होता है आपका एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। दिस इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। ये आपके फंगल के सेल वॉल में जो बना होता है काइटिन से, तो काइटिन जो रहता है इट इज एक्चुअली अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एसिटिलेटेड अमाइनो शुगर्स इन द रिपीटेड यूनिट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन इज 2। यहाँ पे 2 ही एसिटिलेटेड अमाइनो शुगर्स होते हैं, आपके नैग होता है और नाम होता है, तो 2 ही यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। एन एसिटिल ग्लूकोजामीन, सॉरी, एक तो रहता है आपका एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड जो आपका नाम होता है, और ये होता है एन एसिटिल glucosamine. Okay, so these are the 2. Next question, the backbone of peptidoglycan present in the bacterial cell wall is a polysaccharide consisting of repeating units of, so yes, it consists of N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid. Muramic acid ऐसी कुछ नहीं होता है, गैलेक्टोसामीन यहाँ तो नहीं प्रेजेंट रहता है, यहाँ पे बोला कि न्यूरामिनिक एसिड, नहीं, ऐसी कोई चीज़ गैलेक्टोसामीन देन ये भी चीज़ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। इट इज़ एन एसिटिल ग्लूकोजामीन एंड इट इज़ एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट द टॉपिक इज द साइटोस्केलेटन एंड सेल मूवमेंट। सो यहाँ पे हमको उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, हमको पेयर करना है उनको सेलुलर कंपोनेंट को और उनके फंक्शन को हमको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, डायनिन जो रहता है इट इज़ यूज्ड फॉर बीटिंग द फ्लैजेला। जो भी फ्लैजेला मूवमेंट होता है ना बैक्टीरिया का, जो भी फ्लैजेला रहता है वहाँ पे आपका डायनिन प्रेजेंट रहता है, उस कंपोनेंट को यूज़ करके मूवमेंट जो है वो किया जाता है ऑफ द फ्लैजेला। डेस्मोसोम्स जो होते हैं ये यूज़ होते हैं टू फ्यूज़ 2 सेल्स। जब भी हमको 2 सेल को फ्यूज़ कराना होता है, इनको हमको अटैच कराना होता है, तो वहाँ पे आपके डेस्मोसोम्स जो है ये यूज़ होते हैं, अटैचमेंट ऑफ द 2 सेल्स टुगेदर। एंडोसोम्स जो होते हैं यहाँ ये होता है आपका मेम्ब्रेन वेसिकल होता है। जब भी आपका परफॉर्म करना होता है एंडोसाइटोसिस, तो वहाँ पे होता है आपका एनगल्फमेंट, तो वहाँ पे बनता है हमारा एंडोसोम, और उसके बाद में जो रहता है चीज़ें जो रहती है वो एंटर होती है, सो दैट इज़ द एंडोसोम। नेक्स्ट इज़ द काइनेसिन। काइनेसिन जो है ये हेल्प करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स जो बन के वो मूव होते हैं सेल में, यहाँ से वहाँ की, अब वो बन चुका है, गोल्जी से निकल के बाहर जाने वाला होगा, तो जब मूवमेंट कराना होता है वो काइनेसिन को यूज़ करके किया जाता है। सो यस, आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर
2 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, What are the differences between microtubules and the microfilaments? हमको बताना कि differences क्या है between the microtubules and the microfilaments. First point क्या बोल रहा है, microtubule is made up of tubulin and microfilament are made up of intermediate filaments. नहीं बात, ये तो बिल्कुल कुछ ऐसे differentiating तो लग नहीं रहा है हमें कुछ भी, ठीक है। Microtubules are important for compression resistance and microfilaments bear tension. Yes, ये उनके बीच का एक है differentiating point, ठीक। Microtubules are important for the functioning of cilia and flagella and microfilaments are important for the cytoplasmic streaming. Yes, this is also a correct statement here. Microtubules are used for muscle contraction, microfilaments are used for ciliary movement. नहीं, contraction में तो वैसे भी यूज़ होता नहीं, यहाँ पे यूज़ होता है आपके एक्टिन यूज़ होते हैं, मायोसिन यूज़ होते हैं, ये यहाँ पे यूज़ नहीं होता, तो ये भी जो है वो पॉइंट बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट साइटोस्केलेटल प्रोटीन इज नॉट ट्रू? साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, तो ये हमारे सेल के अंदर होते हैं जो आपके सेल को एक प्रॉपर शेप जो है वो देने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दे गिव अ शेप टू द सेल, बिल्कुल सही बात है। डिवीजन कराते हैं, बिल्कुल सही बात है। सेल को मोटाइल बनाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दे आर नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स, नहीं, दे आर वेरी मच एसेंशियल प्रोटीन्स। उनके बिना सेल का शेप ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। अगर सेल का शेप ही मेंटेन नहीं रह पाएगा तो उससे आपका जो भी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी चीज़ें शेप स्ट्रक्चर भी मेंटेन होना चाहिए था उसका भी नहीं हो पाएगा, सेल की फंक्शनिंग भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। सो नॉन एसेंशियल तो वो बिल्कुल नहीं होता है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर। ओके, सो पूछा गया था नॉट ट्रू, तो आपका सेकंड ऑप्शन इज नॉट ट्रू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन द न्यूक्लिएशन स्टेप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन वीवो? तो येस, इन वीवो मतलब कि इन बॉडी बात की जा रही है, तो यहाँ पे जब भी आपका फॉर्मेशन शुरू होता है माइक्रोट्यूब्यूल का, न्यूक्लिएशन स्टेप का मतलब क्या होता है, इनिशिएटिंग स्टेप, ठीक है, ये होता है इनिशिएटिंग स्टेप होता है। तो गामा ट्यूबुलिन जो रहता है वो यूज़ होता है न्यूक्लिएशन के स्टेप में, दैट इज इन द इनिशिएटिंग स्टेप, नॉट अल्फा, अल्फा और बीटा, नो, यहाँ पे गामा ट्यूबुलिन ही यूज़ होता है इनिशिएटिंग स्टेप में। अ क्लास ऑफ स्पर्मेसाइड्स यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन इनहिबिट्स द फ्लैजुलर मोशन ऑफ द स्पर्म, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, तो स्पर्म की जो भी फ्लैजुलर मूवमेंट है, जो भी मोटिलिटी है, उसको वो इनहिबिट कर रहे हैं, देयर बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्विमिंग टुवर्ड्स द एग। तो वो क्या कर रहे हैं, अगर वो इमोटाइल हो जाएगा स्पर्म तो वो एग की तरफ भी नहीं मूव हो पाएगा। ये कैसे अचीव होता है, तो यहाँ पे अगर उसने आपके डाइनिन मोटर को ही इनहिबिट कर दिया, अगर डाइनिन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पर्म का जो भी मोटर था वो काम नहीं करेगा, स्पर्म अभी मोटाइल नहीं रहेगा, ठीक है। तो स्पर्मिडिन जो जो भी स्पर्मिसाइड्स होते हैं वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो जाके स्पर्म के डाइनिन मोटर को इनहिबिट कर देते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, तो नाउ द स्पर्म विल बिकम नॉन मोटाइल एंड इट विल नॉट मूव। तो ये बिल्कुल सही बात है। मोटर प्रोटीन काइनेस से नहीं, अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो हम फ्लैजेला का मूवमेंट थोड़ी स्टॉप होगा इस चीज़ से, है ना। डीपॉलीमराइजेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं, ये सिर्फ आपका मोटर प्रोटीन जो है उसको इनहिबिट करने से ही ये वाला जो भी स्पर्मिसाइड का जो भी एक्टिविटी है वो देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following events does not take place in the lumen of the ER in a eukaryotic cell? ठीक है, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो ER के अंदर नहीं होती है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, ट्रांसलेशन ऑफ अ MR टू द करेस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो होता है ये आपके ER के ल्यूमन में तो नहीं होता है ना, ये कहाँ पे होता है, तो एक तो ट्रांसलेशन हो सकता है साइटोप्लाज्म के अंदर, आइदर द ट्रांसलेशन कैन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, या फिर ये हो सकता है आपके ER के मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन जो रहेगा आपका वो ल्यूमेन में नहीं हो पाएगा, ये जो रहेगा ये आपके बिल्कुल मेम्ब्रेन के ऊपर हो सकता है या फिर साइटोप्लाज्म में हो सकता है। बात पूछ की जा रही है ल्यूमेन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये डज नॉट टेक प्लेस, फर्स्ट पॉइंट जो है वो आपका नहीं हो पाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन ऑफ mRNA टू द करेस्पॉन्डिंग पॉलीपेप्टाइड चेन, इट विल नेवर एवर टेक प्लेस इन द ल्यूमेन, आइदर इट विल टेक प्लेस इन द ER मेम्ब्रेन या फिर वो उसके बाहर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहेगा। फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, येस ये होता है बिल्कुल, शैपरॉन्स यहाँ पे आके अटैच होते हैं और फिर उनको अकॉर्डिंगली वहाँ पे फोल्ड कराया जाता है। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशंस, इसको भी किया जाता है आपके ER के ल्यूमेन में, एज वेल एज देयर आर मेनी फॉस्फोलिपिड्स विच आर मेड इन दीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, बाकी के ऑप्शंस जो है वो यहाँ पे गलत जाएंगे। उन्होंने पूछा गया है कि ER के ल्यूमेन में कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो तीनों जो रहता है वो ER के ल्यूमेन में परफॉर्म हो सकता है, फर्स्ट जो रहता है वो परफॉर्म नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द साइटोस्केलेटल प्रोटीन एक्टिन। एक्टिन के बारे में इनमें से कौन सी बातें सही नहीं है?
यू हैव टू फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. एक्टिन आर फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ मसल्स, येस, क्योंकि वो कराते ही कॉन्ट्रैक्शन है तो ये सब जगह मिलते हैं. पॉलीमराइजेशन ऑफ प्योर एक्टिन इन विट्रो रिक्वायर्स जीटीपी, नो इट रिक्वायर्स एटीपी. तो ये तो भैया हो गया नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, तो हो गया हमारा करेक्ट आंसर. एक्टिन फिलामेंट्स हैव अ स्लो ग्रोइंग माइनस एंड एंड अ फास्ट ग्रोइंग प्लस एंड. नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने कभी भी इनके बारे में. ठीक है, सॉरी दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. यस आई एम वेरी सॉरी. माइनस एंड पे जो रहता है वो स्लो ग्रोइंग रहता है. अगर हम बात करते हैं एक्टिन की, कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं एक्टिन को, तो एक होता है उनका नेगेटिव एंड, एक होता है पॉजिटिव एंड. तो जो भी नेगेटिव एंड रहता है, जब माइनस एंड रहता है, वहाँ पे एक्टिन का जो भी एलोंगेशन है वो काफ़ी स्लोली होता है. पर जब भी प्लस एंड रहता है वहाँ पे बहुत फास्ट तरीके से एक्टिन के जो भी मोनोमर्स है वो आके वहाँ पे ऐड होते हैं. फिलामेंट काफ़ी फास्ट उस साइड से बनती रहती है. तो ये बिल्कुल सही बात हो गई है. साइटोचलाजिन्स आर द इनहिबिटर्स फॉर एक्टिन पॉलीमराइजेशन. तो येस दे आर द इनहिबिटर्स, ये भी बात बिल्कुल सही है आपकी. ठीक है, तो ये सारे सही बात है. पूछा गया था नॉट करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट है. वाई? बिकॉज जीटीपी नहीं, यहाँ पे आना चाहिए था एटीपी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements relating to microtubules is not correct? Again, we have to find an incorrect statement about the microtubules. First point क्या बोल रहा है? Plus end is fast growing. बिल्कुल सही बात है. Addition of small short fragments of microtubules enhances polymerization. Yes, this is also a true statement here. Molecule with GDP cap enter the shrinkage phase. Yes, अगर GDP की cap पे प्रेजेंट रहती है तो जो भी रहता है वो shrink phase में, that is वो catastrophic phase में जो है वो चला जाता है. Critical concentration of polymerization is same for both plus and minus ends. No, ये सेम नहीं होता है. कॉन्सेंट्रेशन जो रहता है वो सेम नहीं रहता है फॉर प्लस एंड माइनस एंड, बिकॉज दोनों साइड में जो रहता है एडिशन जो होता है वो अलग इससे होता है. माइनस एंड में स्लो रहता है, प्लस में फास्ट रहता है. तो जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहता है, जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वहाँ पे, वो भी वहाँ पे सेम नहीं रहेगा, वो भी वहाँ पे डिफरेंट रहेगा. तो येस, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर बिकॉज दैट इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्रेडमिलिंग ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स रेफर्स टू. जो भी ट्रेडमिलिंग होती है, फिलामेंट्स वहाँ पे कंटिन्यूसली ऐड जो होते रहते हैं, ये किस वजह से है? नेट असेंबली टू बोथ प्लस एंड माइनस एंड्स. नो, असेंबली होती है प्लस एंड पे और डिसअसेंबली होती है माइनस एंड पे. तो ये बात होगी बिल्कुल सही. ट्रेडमिलिंग में क्या होता है? तो एक तरफ से ऐड होता है, एक तरफ से रिमूव भी कंटिन्यूसली हो रहा है. ठीक है, तो एडिशन होता है प्लस एंड पे एंड रिमूवल जो रहता है वो डिसअसेंबली जो होती है वो होती है माइनस एंड पे. यहाँ पे बोला गया डिसअसेंबली एट प्लस एंड, नहीं, डिसअसेंबली तो माइनस एंड पे होती है. डिसअसेंबली एट बोथ एंड, नहीं, असेंबली होगी प्लस एंड पे, डिसअसेंबली होगी माइनस एंड पे. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 हियर. दीज आर द क्वेश्चंस. नेक्स्ट टॉपिक इज सेल साइकिल. फर्स्ट क्वेश्चन. The correct sequence of phase during mitosis, this is a very direct question. Prophase, metaphase, anaphase, telophase. तो ये होता है बिल्कुल correct sequence of mitosis. Next question. Which one of the following figures represent the correct sequence of phase in adult eukaryotic cell cycle? Cell cycle में कौन कौन से phase होते हैं? तो होता है हमारा G1 phase, S phase, G2 phase और फिर होता है M phase. तो ये दिख रहा है हमको सिर्फ G1, S, G2, M. तो ये बिल्कुल हमारा सही हो गया. G1 के बाद डायरेक्टली G2 नहीं आ सकता है, G1 के बाद M नहीं आता है कभी भी, G1, G2 के बाद में G1, G2 साथ में तो कभी आता ही नहीं है, उनके बीच में हमेशा आता है हमारा S phase. So that's why option number 2 is the correct answer. Which one of the following statement is correct description of mode of action of taxols and colchicine? तो colchicine और taxol जो होते हैं, ये इनका mode of action exactly क्या होता है? तो taxol जो रहता है ये stabilize करता है माइक्रोट्यूब्यूल को, बिल्कुल सही बात है. एंड colchicine जो रहता है ये प्रिवेंट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को. तो दोनों जो रहते हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट काम करते हैं. दे आर बेसिकली वर्किंग ऑपोजिट टू ईच अदर. वन इज स्टेबिलाइजिंग एंड कॉल्चिसिन जो रहता है वो उसको फॉर्मेशन को स्टेबल रहने नहीं देता है, उसको ब्रेक कराता है. ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ड्यूरिंग यूकैरियोटिक डिविजन द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स. तो डबल कब होता है? तो हमारे अंदर होता है G1 फेज़, उसके बाद होता है S फेज़, फिर होता है G2 फेज़ और फिर आता है M फेज़. तो S फेज़ जो रहता है ये होता है सिंथेसिस फेज़, जहाँ पे बनता है एक्चुअल में, जहाँ पे होता है एक्चुअली डीएनए का डबलिंग. ठीक है, तो ये होता है आपके S फेज़ में, जहाँ पे होता है आपके डीएनए का रेप्लिकेशन, जिसको हम बोलते हैं डबलिंग. तो इसलिए आपका थर्ड जो रहेगा बिल्कुल सही रहेगा. प्रोफेज एनाफेज के बीच में तो नहीं होता है. प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 मियोसिस ना, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा था हमने. ड्यूरिंग द एम फेज ऑफ द सेल साइकिल नहीं, ये तो माइटोटिक फेज होता है जहाँ पे आपका सेल एक्चुअली साइटोकाइनेसिस करेगा. यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके डीएनए के डबलिंग की. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन.
ड्यूरिंग माइटोसिस डिसअपियरेंस ऑफ द न्यूक्लियोलस इज अ हॉलमार्क ऑफ, तो प्रोफेज जो रहता है वहाँ पे जो भी न्यूक्लियोलस रहता है वो वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका जब माइटोसिस होता है तो सारे ऑर्गेनल्स जो रहते हैं वो धीरे धीरे करके वहाँ से डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। तो न्यूक्लियोलस जो डिसअपियर हो रहा है वो भी होता है प्रोफेज के अंदर ही होता है। मेटाफेज में तो फिर बीच में मेटाफेजिक प्लेट बनती है जहाँ पे सारे क्रोमोसोम्स वहाँ पे आ जाते हैं। एनाफेज में भी नहीं होता है, टीलोफेज में नहीं होता है। जो डिसअपियरेंस शुरू होता है सारे ऑर्गेनल्स का, सारे न्यूक्लियस ईआर सारा जो भी गायब होता है, डिसअपियर होता है, वो सारा होता है आपके प्रोफेज में ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू मैमेलियन सेल लाइन्स विथ डबलिंग टाइम ऑफ 12 आवर्स एंड 36 आवर्स। हमारे पास में दो सेल लाइन है, सपोज एक सेल लाइन ए है और एक सेल लाइन जो है ये बी है। एक का डबलिंग टाइम है 12 आवर, एक का डबलिंग टाइम है 36 आवर। इनको हमने कल्चर किया था विथ रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। हमने इसको रखा है 8 घंटे के लिए, हमने रखा है इनको, कहाँ पे रखा गया है, तो दे आर केप्ट इन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, उसके बाद में उसको हमने रखा था और थोड़ी देर के बाद में रखा उसको हमने फॉर 72 आवर, और इस बार उसको रखा है हमने इन नॉन रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, जिसको हमने ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे विदाउट रेडियो एक्टिव है, मतलब कि यहाँ पे देर इज नो रेडियो एक्टिव। थाइमिडीन। ठीक है, पूछा गया है कि इनकॉर्पोरेटेड रेडियो एक्टिविटी वॉज मेजर्ड इन इक्वल नंबर ऑफ ईच सेल्स इन इक्वल नंबर ऑफ सेल्स इन ईच कल्चर विच रिवील्ड। अभी क्या बोला गया उन्होंने कि उसके बाद में क्या किया उन्होंने, सेल को अभी चेक किया कि किसमें रेडियो एक्टिविटी जो है वो कितनी ज़्यादा प्रेजेंट थी। तो क्या देखा गया था कि जो भी आपका एक जो है आपका 36 आवर्स में डबल हो रहा है, मतलब ये काफ़ी स्लो ग्रोइंग है। ओके, दिस इज वेरी मच स्लो ग्रोइंग, एंड ये जो रहेगा ये आपका रहेगा फास्ट ग्रोइंग। दिस इज फास्ट ग्रोइंग एंड दिस इज स्लो ग्रोइंग। अब आपका जो फास्ट ग्रोइंग रहेगा वो 72 आवर्स में बहुत फास्ट तरीके से नॉन रेडियो एक्टिविटी तो ऐड कर लेगा, है ना। ये क्या करेगा, 72 आवर्स में बहुत सारे रेडियो एक्टिविटी जो रहता है वो ऐड कर लेगा। बट जो स्लो ग्रोइंग रहेगा वो 72 आवर्स में बहुत कम रेडियो एक्टिविटी को ही बहुत कम नॉन रेडियो एक्टिव को ही वो ऐड करा पाएगा। ठीक है, तो आपका जब स्लो ग्रोइंग सेल रहेगा वहाँ पे आपको ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलेगी। क्यों ऐसा, बिकॉज जब नॉन रेडियो एक्टिविटी कंडीशन में उनको रखा जा रहा है, हम जब उनको वहाँ पे हम रख रहे हैं तो ये जो रहेंगे ये इतने ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे कि इनके पास इतने सारे आ जाएंगे, सारे नॉन रेडियो एक्टिव थाइमिडीन वाले आ जाएंगे। बट आपका जो बी रहेगा वो इतना धीरे ग्रो होता है क्योंकि उनके पास में जो भी नॉन रेडियो एक्टिव वाले जो रहेंगे वो काफ़ी कम प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज़ वाई इनके पास जो भी रेडियो एक्टिविटी जो रहेगी ये वाला कंडीशन जो रहेगा वो हमको ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो स्लो ग्रोइंग जो रहता है दे विल हैव मोर रेडियो एक्टिविटी। वाई, बिकॉज जब उनको यहाँ रखा गया था तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाए थे, तो उनके पास में ये सेल्स काफ़ी कम रहेंगे। दैट इज़ वाई दे विल हैव मोर रेडियो एक्टिविटी कंपेयर टू द ए सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A toxin which causes accumulation of twice the normal amount of DNA in the dividing mammalian cell most likely blocks the dash cycle। तो हमको पता है कि साइकिल होता है, G1 होता है, S फेज होता है, G2 होता है और फिर M फेज होता है। तो आपका जब S फेज होता है यहाँ पे होता है आपके DNA का रेप्लिकेशन, और यहाँ पे सेल फिर प्रिपेयर करता है फॉर डिविजन। यहाँ पे सेल जो रहता है वो प्रिपेयर होता है फॉर डिवीजन। बट क्या देखा गया था कि एक ऐसा टॉक्सिन था जो क्या करता था, अक्यूमुलेट करता था ट्वाइस द नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए। मतलब क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेट तो हो रहा है पर डीएनए जो है वो उसका नंबर सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, एंड उसके आगे सेल का कुछ भी आगे जो है वो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो ब्लॉक कहाँ पे हुआ होगा, इस केस में ब्लॉकिंग जो हुई होगी हमारी, दैट ब्लॉकिंग वुड हैव बी इन द G2 फेज। यहाँ पे ब्लॉक आया है जिससे क्या हो रहा है, तो सिर्फ आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, बट वो आगे की तरफ प्रोसीड नहीं हो पा रहा। सो ड्यूरिंग द G2 फेज जो है वो हमारा सेल साइकिल जो है वो यहाँ पे अभी ब्लॉक हो चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Mammalian cells in the S phase can be monitored by incorporating which of the following in the cell culture medium। So yes, we can add thymidine, and उसके बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो भी S phase को हम मॉनिटर करना है तो S phase में होता है आपके DNA का रेप्लिकेशन। ठीक है, रेप्लिकेशन अगर होगा तो यहाँ पे हम कोई बेस को ऐड कर सकते हैं, कोई भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं नाइट्रोजनस बेस।
जिसको हम लेबल कर देंगे तो हम ऐड कर सकते हैं थायमिडिन, जिससे हमको एक मॉनिटरेशन मिलेगा कि हमारा जो भी फेज, हमारा जो भी सेल्स है वो एग्जैक्टली क्या क्या अभी परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए वॉज आइसोलेटेड फ्रॉम 3 सैम्पल्स ऑफ नॉर्मल ह्यूमन सेल्स। हमने 3 सेल्स से हमने 3 सैम्पल्स कलेक्ट कर लिए हैं। ईच ऑफ दीज सैम्पल्स सेल्स वेयर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिविजन। जितने भी थे वो सारे अलग अलग सेल्स अलग अलग स्टेज में थे। जैसे कि हमारा सैम्पल 1 से जो हमने लिया वो सेल हमारा G2 फेज में था, एक एनाफेज में था और एक टीलोफेज में था। आइसोलेटेड फ्रॉम विच ऑफ दीज सैम्पल्स कन्फर्म्स अ शार्गाफ्स रूल। ठीक है, शार्गाफ्स रूल क्या बोलता है कि सेल में जितना ए प्रेजेंट रहेगा उतना ही वहाँ पे टी प्रेजेंट होना चाहिए, और जितना सी रहेगा उतना ही वहाँ पे आपका जितना आपका जी रहेगा उतना ही वहाँ पे आपका सी होना चाहिए। ये बोलता है शार्गाफ्स रूल कि ए प्लस जी जो रहेगा दैट शुड बी इक्वल टू टी प्लस सी। दिस इज द शार्गाफ्स रूल। और ये हम कंफर्म कब कर सकते हैं, जब सेल के अंदर हमारा डीएनए काफ़ी सारा प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा। अगर आपका सेल G2 फेज में, एनाफेज टीलो फेज में है, तो हमारा मतलब क्या है कि डीएनए अभी वहाँ पे सफिशिएंट प्रेजेंट है, सो दैट वी कैन कंफर्म दीज शार्गाफ्स रूल। सो येस, इन ऑल द सैम्पल्स 1, 2 and 3 वी कैन कंफर्म वेदर द सेल्स दे फॉलो द शार्गाफ्स रूल और दे डू नॉट फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल ए इज इन एस फेज ऑफ सेल डिविजन, सेल बी इज इन G1 फेज ऑफ सेल डिविजन। ठीक है, आपका जो सेल ए है ये एस फेज में है और आपका जो सेल बी है ये आपके G1 फेज में है। अगर हम दोनों को एक साथ फ्यूज कर देते हैं तो क्या पूछा गया कि इफ ए एंड बी वेर फ्यूज देन द न्यूक्लियस ऑफ सेल बी जो रहेगा ये भी इसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि G1 फेज है एंड यहाँ पे एस फेज है, अगर G1 फेज में है तो उसके पास सारे एंजाइम्स रेडी होंगे जिससे वो एस फेज में पहुँच सकता है। सो येस, आपका फ्यूजन के बाद में क्या हो जाएगा, जो भी सेल बी रहेगा इट विल नाउ मूव टू द एस फेज और इट विल एंटर द एस फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, मर बी इज प्रोटीन सिमिलर टू यूकैरियोटिक एक्टिन, बिल्कुल सही बात है। FTZ प्रोटीन फाउंड इन बैक्टीरिया एज ए ट्यूबुलेंट होमोलॉग, बिल्कुल सही बात है, इसका होमोलॉग प्रेजेंट रहता है। MAC हाइड्रोलाइजेज पेप्टिडोग्लाइकन टू सेपरेट डॉटर सेल्स, येस इट इज यूज टू सेपरेट द डॉटर सेल्स। बट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, FTZ इज एन इनिबिटर ऑफ जेल रिंग असेंबली। नो, ये उसकी डिसअसेंबली नहीं कराता है आपके जेल रिंग को, ये तो यूज़ होता है आपके माइटोसिस के बाद वाले स्टेजेस में। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत बात होगी उसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, MPF जो होता है फैसिलिटेट करता है सेल टू मूव फ्रॉम G2 फेज टू M फेज। यहाँ पे होता है आपका MPF यूज़ होता है। ठीक है, ड्यूरिंग द सेल साइकिल। सडन अगर डिक्लाइन हो रहा है MPF का तो ये क्यों हो रहा होगा, तो डिक्लाइन क्यों होता है MPF का, बिकॉज वहाँ पे आपका जो भी साइक्लिन रहता है वो सारा का सारा डिग्रेड हो जाता है। तो वी हैव सम साइक्लिन एंड हमारे पास कुछ होते हैं CDK, ये सारे यूज़ होते हैं हमारे सेल साइकिल को आगे आगे की तरफ प्रोसीड कराने में। साइक्लिन जो रहता है ये डिग्रेड हो सकता है आफ्टर द यूज़ एंड दे आर जस्ट एक्टिवेटेड एंड दे आर इनएक्टिवेटेड। ठीक है, तो अगर MPF का नंबर कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, साइक्लिन जो है वो यहाँ पे अभी डिग्रेड हो रहा है। दैट इज वाई यस, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। CDK डिग्रेड नहीं होता है कभी भी। रेड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ साइक्लिन नहीं, एक्सप्रेशन रेड्यूस नहीं होता है, काम है तो बनता है, नहीं काम है तो उसको डिग्रेड करा दिया जाता है। इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ सेल वॉल्यूम, ना ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म ड्यूरिंग द सेल डिविजन आर कंपोज्ड ऑफ, तो ये बने होते हैं आपके ट्यूबुलेन से। स्पिंडल फाइबर्स जो बने हैं हमारे ट्यूबुलेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, G0 फेज ऑफ एन एनिमल सेल साइकिल कैन ऑकर जस्ट बिफोर द G1 फेज। ठीक है, तो G0 फेज जो रहता है ये होता है आपके G1 फेज के पहले होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 इज इन्वॉल्व इन सेल साइकिल। तो साइक्लिन हमने बात की, साइक्लिन जो रहता है उसका होता है प्रोटियोलाइसिस। CDK जो रहता है इसका सिर्फ होता है एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन। आपका जो साइक्लिन रहता है उसको हम लोग लाइसिस करते हैं। सो व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड इट इज़ मेड एंड जब यूज़ हो जाता है तो इट इज़ नाउ डिग्रेडेड, उसको हम प्रोटियोलाइज करते हैं। तो ये जो है ये बिल्कुल कराया जाता है। फॉस्फोरेशन ऑफ साइक्लिन नहीं होता है, साइक्लिन को हम फॉस्फोराइलेट नहीं करते हैं। CDK को प्रोटियोलाइसिस नहीं, इसको हम करते हैं फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका फॉस्फोराइलेशन एंड डीफॉस्फोरेशन ऑफ साइक्लिन नहीं, साइक्लिन इज अगेन प्रोटियोलाइज्ड। तो आपका ये भी गलत है, ये भी गलत है, सिर्फ वहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। ओके, सो दीज आर द क्वेश्चंस। yes, so this question is from mitosis and meiosis. Let's see the question. The difference between mitosis and meiosis 1. ठीक है, तो meiosis 1 और mitosis में क्या डिफरेंस होता है। द DNA इज डबल हेलिकल इन meiosis 1 बट नॉट इन माइटोसिस। नहीं, ऐसा तो कोई खास डिफरेंस है नहीं, दोनों में DNA डबल हेलिकल ही होता है। ठीक है, सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट्स इन माइटोसिस वेयर एज
होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट्स इन मियोसिस 1, यस दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स जो रहते हैं वो सेपरेट होते हैं माइटोसिस में, और आपके जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं जहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर भी होता है, ठीक है, यहाँ पे आपका होगा फिर क्रॉसिंग ओवर, ये होगा हमारे मियोसिस 1 में। ठीक है, अनलाइक इन माइटोटिक मेटाफेज क्रोमोसोम डू नॉट अलाइन एट इक्वल, ना ऐसा तो कुछ नहीं है। न्यूक्लियर मेमोरी इज एब्सेंट ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज बट नॉट इन माइटोटिक मियोटिक मेटाफेज, नहीं ऐसा भी कुछ पॉइंट हमने देखा नहीं था डिफरेंस का। तो आपको जो सही आंसर हो सकता है वो एक ही हो सकता है कि माइटोसिस में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं एंड होमोलॉगस सॉरी मियोसिस 1 में क्या होता है, तो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वहाँ पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक।